नमस्कार साथियों, टाइटेनियम बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार भी यहीं से प्रश्न बने थे और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले अपनी आती है संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। किताब में केवल संयोजन नाम दे रखा है और यहाँ पर हम संयोजन के साथ में संयुग्मन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, यानी कि इनको एक ही नाम से जाना जाता है, संयोजन बोल दो या संयुग्मन बोल दो। इस अभिक्रिया को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी है। एक चीज़ समझनी है कि जैसे मान लो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास में कोई ए प्रोडक्ट है और इसके साथ में हमने बी प्रोडक्ट मिला दिया, फिर जाकर के एक ए बी प्रोडक्ट, यानी कि ए बी ए एक अभिकारक है और बी एक अभिकारक है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमें नया जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो ए बी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ कितने अभिकारक है? दो अभिकारक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे बात समझ में कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, और संयोजन के साथ में हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में करवाने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसका नाम है बुझा हुआ चूना, प्राप्त होता है, और इसके साथ में हमें अधिक ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि ये अभिकारक और एक अभिकारक, ये दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए बनने वाला उत्पाद भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इस अभिक्रिया को ऊष्मा सेपीय रासायनिक अभिक्रिया भी हम कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्मा सेपीय रासायनिक अभिक्रिया भी इनको बोलेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, तो डायग्राम भी ध्यान रखना कि ये जल है और जल के अंदर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के अणु हैं। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड के अणु हमने यहाँ पर डाल दिए हैं तो ये अभिक्रिया हुई, जिससे ये जो गिलास है या ये जो बीकर है, सॉरी वाच गिलास नहीं बोलेंगे, इसको बीकर बोलेंगे, जो ये बीकर है ये गर्म हो जाएगा और साथ में ही ऊष्मा बाहर निकलेगी, और जो हमें नया पदार्थ यहाँ पर बनेगा इसके अंदर, उस पदार्थ का नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना भी, बुझा हुआ चूना भी। शॉर्टकट में यहाँ पर एक मैं वीडियो भी डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही है। और ये भी ध्यान रखना है कि बुझे हुए चूने का जो उपयोग होता है वो दीवारों पर सफ़ेदी करने हेतु किया जाता है। हमने देखा होगा कि दीपावलियों से पहले दीवारों के ऊपर सफ़ेद रंग की जो पुताई की जाती है उसको ही हम क्या बोलेंगे? दीवारों पर सफ़ेदी करना बोलते हैं। तो इसका उपयोग किस में करेंगे? दीवारों पर सफ़ेदी करने में। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है अपने पास में, CaOH2, ये बना है अपने पास में, यदि ये वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, किससे? CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, धीमी गति से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, साथ में जल के अणुओं से उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों के ऊपर क्या बन जाती है? परत बन जाती है धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर लिख रखा है, इस लाइन को मैं पढ़ देता हूँ अच्छी तरह से, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया वायु में उपस्थित CO2 से धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों के ऊपर किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, और परत 2-3 दिन बाद में बनती है। इससे दीवारों में क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो संगमरमर का एक प्रकार का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत किस कारण बनती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण ये परत बन जाती है, ठीक है। चलो, तो ये समीकरण यहाँ पर लिख रखी है, मैंने बता दी है। अब इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया के अन्य कौन कौन से उदाहरण होते हैं ये भी ध्यान रखना। कोयले का दहन, जिसमें कार्बन यानी कि लकड़ी जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। इसके साथ में प्राकृतिक गैस का दहन, मेथेन जो होती है वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का निर्माण और ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। तो इन सब में क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा ऊष्मा निकलती है बाहर, इसलिए यह भी एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया हो जाती है।
तो दो अभिक्रिया साथ साथ में पढ़ ली हमने, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा संयोजन। इसलिए यहाँ पर साथ में मैंने दे रखा है कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि ये साथ में ही है भाई। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण तो हो रहा है, उसके साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ये हमने पढ़ लिया। प्राकृतिक गैस जो मेथेन होती है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब के अंदर है जैसा का जैसा दरका, मैंने वैसी की वैसी यहाँ पर उतार ली कि श्वसन भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्मा अभिक्रिया क्यों है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों है। तो इसका उत्तर भी यहाँ दे रखा है। देखो, पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, टूट करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए ऊष्मा यानी कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। यहाँ पर ये दे रखा है कि ग्लूकोज के अणु, और यहाँ माफी चाहेंगे, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओनली फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज के अणु हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अणु और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो साग सब्जियां जो होती हैं उनका विघटित होना, उनका टूटना, उनका अपघटन होना होकर के कंपोस्ट में बदलना, जब ये कंपोस्ट में बदलेगी तब भी ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के यहाँ पर 3 उदाहरण याद रखने। सबसे पहला तो श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन और एक साग सब्जियों का विघटन होना। तो साग सब्जियों का विघटन, श्वसन और एक प्राकृतिक गैस का दहन। और ये तीनों की तीनों चीज़ किस में भी याद रखनी, संयोजन अभिक्रिया के अंदर भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो संयोजन अभिक्रिया के साथ में हमने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी पढ़ ली। इसके साथ में एक और हम अभिक्रिया को साथ में ही पढ़ देते हैं ताकि ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ते हैं और फिर उत्पाद का निर्माण होता है। और वियोजन अभिक्रिया या फिर इसको अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अभिकारक टूटते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि इसमें अभिकारक टूट जाएंगे और 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, जबकि उसमें उल्टा हो रहा था। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एकल उत्पाद टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि फेरस सल्फेट 2FeSO4, ये 7H2, ये यहाँ पर क्रिस्टलन जल है, ध्यान रखना, को गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग देगा, इसको त्याग देगा और फिर बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। यानी कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3, ये 3 चीज़ें बनाएगा, में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड हरे रंग के क्रिस्टल के रूप में, इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, हरे रंग का होगा। और सल्फर दहन से एक प्रकार विशेष प्रकार की गंध निकलेगी। तो यहाँ पर लिख रखा है कि ये जो फेरस सल्फेट है इसको हमने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने पर ये फेरिक ऑक्साइड में किस में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया। और फेरिक ऑक्साइड का रंग यहाँ पर किस रंग प्रकार का होगा, हरे रंग का। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो अपघटनीय अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा देने पर वे उत्पाद में टूट जाता है या अणुओं में टूट जाता है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वे कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 में बदल जाता है। इससे पहले वाली अभिक्रिया में हमें यही तो पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे मान लो ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो ये CaO प्लस CO2 के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखो एकल उत्पाद है, तो यहाँ पर क्या है, एकल अभिकारक है, ये एकल अभिकारक है। और एकल अभिकारक को गर्म करने पर ये किसका निर्माण कर रहा है, उत्पाद का निर्माण कर रहा है, वो भी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का ध्यान रखना।
और कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हमने बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है, या चूना भी कहते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO का उपयोग तो किस में किया जाता है, सीमेंट बनाने में, जबकि CaOH2 का उपयोग किस में किया जाता है, दीवारों के ऊपर सफेदी करने में। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के और भी उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि लेड नाइट्रेट को PbNO3 को गर्म करने पर हमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन में ये अपघटित हो जाता है, और यहाँ पर जो NO2 होता है वो भूरे रंग का धुआं उत्पन्न करता है। किस रंग का धुआं उत्पन्न करता है, NO2 भूरे रंग का। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी दे रखा है, इस डायग्राम को अच्छी तरह से ध्यान कर लेना। इसके अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट के अणुओं को हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर बर्नर की सहायता से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इनसे जो गैस बाहर निकल रही है, और वो गैस जो बाहर निकल रही है वो कौन सी गैस है, NO2 की गैस है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस है, जो एक प्रकार का भूरे रंग का धुआं है। कौन से रंग का, भूरे रंग का धुआं हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये भी किसका है, ऊष्मा दे रहे हैं यहाँ पर लेड नाइट्रेट को, तो ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटनीय अभिक्रिया का दूसरा प्रकार आता है जिसका नाम है प्रकाशिक अपघटनीय अभिक्रिया। तो सीधी सीधी बातें हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक या अभिकारक को प्रकाश ऊर्जा देने पर, कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा दे रहे हैं हम, और प्रकाश ऊर्जा देने पर वे अपने उत्पाद में अपघटित हो जाता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा देने पर वे उत्पाद में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना कि सिल्वर क्लोराइड होता है जो AgCl2 है, सफ़ेद रंग का है, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो धूसर रंग का हो जाएगा, और ये Ag+Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो AgBr होता है, इसको भी अगर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये तो Ag+Br2 में, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किस में किया जाता है, श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इनको ध्यान में रखना कि AgBr का उपयोग किस में किया जाता है, श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में। और अब आता है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, यानी अपघटनीय अभिक्रिया भी जिसको बोलते हैं। इसका तीसरा प्रकार आता है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ये डायग्राम तो वेरी मोस्ट है भाई, ध्यान रखना, इसको तो वेरी मोस्ट ही कर लो आप, और इम्पोर्टेंट है। अब की बार पक्का बोर्ड एग्जाम, RBSc बोर्ड एग्जाम जरूर पूछेगी, इसको तो पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में किसी यौगिक जो द्रव अवस्था में मिले को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। जैसे जल के अणु होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पर समीकरण लिखिए। और सोडियम क्लोराइड जो होते हैं उनको भी अगर जल के अंदर डाल देंगे, जो विलयन होगा, जब उनको भी अभिक्रिया करवाएंगे या उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। तो ये देखो, ये बीकर है, बीकर के अंदर ये 2 लेड लगा दी हमने, या प्लेटें लगा दी हैं, ठीक है। प्लास्टिक का मग है, इसमें एक ये जल डाल रखा है, यहाँ पर रबड़ की डोर लगा रखी है, ग्रेफाइट की ये 2 राड लगा रखी है, प्रकनली लगा रखी है, ऊपर प्रकनली लगा रखी है हमने, ठीक है, ताकि इसमें ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर इकट्ठा हो और इसमें जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, और जबकि कैथोड के ऊपर कौन सी गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये बात ध्यान रखना कि जल का विद्युत अपघटन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड के ऊपर कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस, और जल के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अब की बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, और इसके साथ में ही एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, जितनी भी अभिक्रिया हमने अपघटनीय अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें सब में हम किसी में प्रकाश दे रहे हैं, किसी में ऊष्मा दे रहे हैं, और किसी में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसे संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि हम क्या कर रहे थे कि कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसको क्या कर रहे, गर्म कर रहे, क्या कर रहे, गर्म कर रहे, तो तब जाकर ये वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा था। और वहीं AgCl2 को हम क्या कर रहे थे, इनको भी हम क्या कर रहे, प्रकाश के अंदर रख रहे थे। किस में रख रहे थे, प्रकाशिक अभिक्रिया में, तब जाकर के ये Ag की हमें और Cl2 की हमें प्राप्त हो रहा था। तो इनको बोलेंगे प्रकाश ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये आपकी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया
या फिर हम कह सकते हैं कि अपघटनीय अभिक्रिया और अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ पर आज हमने पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक की बात करेंगे हम।